नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। सबसे बड़ा दंगल, जी हां, सबसे बड़े दंगल में आज 2024 के सेमीफाइनल में बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बड़ी जीत दर्ज की, जिससे मोदी की गारंटी पर मोहर लग गई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे चौंकाने वाले नतीजे छत्तीसगढ़ के रहे, जहां भूपेश बघेल की हार के बाद कांग्रेस की जीत के सभी अनुमान धराशायी हो गए। 3 राज्यों में हार के बाद तेलंगाना से कांग्रेस के लिए खुशखबरी आई, जहां उसने भारी जीत दर्ज करते हुए 10 साल की केसीआर की सरकार को गद्दी से उतार दिया। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जहां उन्होंने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। ब्रेकिंग न्यूज है विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अभिवादन किया। बीजेपी कार्यालय में हुए कार्यक्रम में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने दावा कर दिया कि चुनाव के परिणाम 2024 के लोकसभा में बीजेपी की हैट्रिक की गारंटी है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। और प्रधानमंत्री ने इस मंच से जीत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता का धन्यवाद देने के साथ विपक्ष पर तीखे हमले बोले। उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों को घेरा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय में हजारों कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंचे। लोग हाथों में तिरंगा झंडा और गले में बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाला अंगवस्त्र पहनकर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे। मंच पर लगाने के लिए एक होर्डिंग बनाई गई, जिस पर एक नया स्लोगन लिखा गया, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। प्रधानमंत्री ने 2024 के लिए एकजुट हो रहे विपक्ष के नेताओं पर भी निशाना साधा। सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे। जिन 4 राज्यों के नतीजे सामने आए, उन सभी में बीजेपी की आंधी में विपक्ष के तंबू उखड़ गए। जो एग्जिट पोल बीजेपी की जीत का दावा कर रहे थे, वो भी बीजेपी की जीत के आंकड़ों के सामने बौने साबित होने लगे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे तो छत्तीसगढ़ के रहे, जहां कांग्रेस के बहुत आसानी से सरकार बनाने का दावा किया जा रहा था। वहां भी बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली और बीजेपी ने इतनी सीटें हासिल की जितनी पहले कभी नहीं जीती। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में वो कर दिखाया जिसका किसी ने अनुमान तक नहीं लगाया था। चौंकाने वाले आंकड़े मध्य प्रदेश के भी रहे। वहां भी कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और बीजेपी ने जीत के आंकड़ों का नया रिकॉर्ड बना दिया। राजस्थान में ज्यादातर एग्जिट पोल कांटे की टक्कर होने का अनुमान जता रहे थे, लेकिन वहां न तो कोई जादू चला और न ही कोई जादूगर टिक पाया। इसलिए खुशी से झूम रहे बीजेपी समर्थकों के पांव थिरकने लगे तो रुके ही नहीं। जीत का ढोल बजा तो थाप थमी ही नहीं। आतिशबाजी का दौर शुरू हुआ तो शोर बंद ही नहीं हुआ। बीजेपी के लिए 3 राज्यों में बम्पर जीत की ही खबर नहीं आई, बल्कि तेलंगाना में भी उसने कमाल कर दिया। जहां एग्जिट पोल बीजेपी को 2 या 3 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थे, वहां बीजेपी ने दोहरे अंकों में पहुंचकर सबको चौंका दिया। मतलब जहां कोई वजूद ही नहीं था, वहां भी कमल की क्यारी बन गई। इसीलिए इसे विपक्ष को बड़ा झटका और बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि इन विधानसभा चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल बताया जा रहा था। विपक्ष को यह उम्मीद यह थी कि इन चुनावों में बीजेपी को धूल चटाकर लोकसभा चुनावों से पहले उसे बड़ा झटका दिया जाए, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की कि 2024 में विपक्ष के लिए रास्ता कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी विधानसभा चुनाव थे। 2024 में बीजेपी ब्रांड मोदी के दम पर जनता के बीच जाएगी और ब्रांड मोदी की विश्वसनीयता परखने के लिए ये चुनाव बड़ा पैमाना माने जा रहे थे। इसलिए 3 में किसी एक भी राज्य में सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया था। वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मांगे गए और उसी चेहरे ने ऐसा करिश्मा किया कि विपक्ष चारों खाने चित हो गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुल 66 लोकसभा सीटें हैं।
2018 के विधानसभा चुनाव में इन 3 राज्यों में बीजेपी के पास केवल 197 विधायक थे, जबकि विधानसभा चुनाव के 4 महीने बाद हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 66 में 63 सीटें जीत ली थी। इस बार तो इन 3 राज्यों में बीजेपी के विधायकों का आंकड़ा 325 के पार पहुंच गया। इसलिए बीजेपी का दावा इन 3 राज्यों की सभी 66 सीटों पर पहले से ज्यादा मजबूत होगा। और इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे चौंकाने वाले नतीजे छत्तीसगढ़ के रहे, जहां बीजेपी की आंधी में भूपेश बघेल की कुर्सी उड़ गई। कांग्रेस को वहां करारी हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में न तो चुनाव से पहले किसी ने बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की थी, न ही मतदान के बाद किसी ने ऐसा आकलन किया था। और तो और दावा तो यह किया जा रहा है कि खुद बीजेपी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसे छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी जीत मिलेगी, क्योंकि सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की ही सरकार बनने का दावा कर रहे थे। लेकिन वोटों की गिनती के बाद सभी की भविष्यवाणियां गलत साबित हो गई और उनके अहंकार को, उनके झूठे घोषणा को छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश को रिजेक्ट किया। सबने ये अनुमान लगाया था कि बीजेपी को पिछली बार यानी 2018 के विधानसभा चुनाव से ज्यादा सीटें तो मिलेंगी, लेकिन जादुई आंकड़े के करीब पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाएगा। सभी एग्जिट पोल और विश्लेषक ये मान रहे थे कि कांग्रेस इस बार भी बहुमत हासिल कर लेगी। 90 सीटों वाली विधानसभा में 5 साल पहले बीजेपी को केवल 15 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसने 55 सीटें हासिल कर ली, यानी कांग्रेस से 40 सीटें छीन ली। जबकि कांग्रेस के खाते में पिछली बार 68 सीटों का प्रचंड बहुमत आया था, जबकि इस बार उसे सिर्फ 35 सीटें ही मिली, यानी पिछली बार से आधी। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली इस प्रचंड जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी रायपुर समेत पूरे राज्य में जमकर जश्न मनाया। ये जीत बीजेपी के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उसने 5 साल में 15 सीटों से प्रचंड बहुमत तक का सफर तय किया। और इस चुनाव के नतीजे जैसे ही सामने आए, राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश आसमान पर पहुंच गया। रायपुर से सामने आई तस्वीरों में पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने इस प्रचंड जीत पर खूब जश्न मनाया। हालांकि कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि वो एक बार फिर बहुमत हासिल कर राज्य में सरकार बना लेगी, लेकिन बीजेपी ने बड़े से बड़े जानकारों के अनुमान को भी गलत साबित कर दिया। छत्तीसगढ़ में नतीजे सामने आते ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता मुक्ति चाहती थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने इस बार उत्तर, मध्य और दक्षिण सभी इलाकों में कांग्रेस को बड़े अंतर से हराया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू लोगों के बीच सिर चढ़कर बोला। बीजेपी ने पूरे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री के चेहरे का ही इस्तेमाल किया था। और यहां तक कि पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं बनाया। यही नहीं, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए अपने संकल्प पत्र का नाम ही छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी रख दिया। यानी भूपेश बघेल की साफ छवि के मुकाबले के लिए बीजेपी ने सीधा ब्रांड मोदी को पेश कर दिया। बीजेपी ने पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी गारंटी के नाम पर लड़ा था। और यहां तक कि बीजेपी के नेता भी छत्तीसगढ़ की जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर बांध रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की गारंटी योजना, माननीय मोदी गारंटी की जो उन्होंने दिया, उसका एक विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता में। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में दर्जनों रैलियां की, जगह जगह जाकर लोगों को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए माहौल बनाया। उन्होंने खुद मोर्चा संभाला और कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक कैंपेन किया। उन्होंने दुर्ग, विश्रामपुर, मुंगेली और महासमुंद समेत कई जगहों पर बड़ी रैलियां की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महादेव ऐप, राज्य में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा उठाया। इन मुद्दों के जरिए प्रधानमंत्री ने चुनावी मैदान में उतरकर सियासी फिजा को बदल कर रख दिया। ये उनका ही जादू था कि जिस राज्य में कांग्रेस क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ती दिख रही थी, वहां बीजेपी ने पूरी बाजी पलट दी। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली इस शानदार जीत के लिए मोदी की गारंटी को बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र ही इसी नाम से रखा था। और बीजेपी का दावा है कि इस चुनाव में उसी का सबसे ज्यादा फायदा पार्टी को मिला। बीजेपी के मुताबिक मोदी की गारंटी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी लोगों का विश्वास हासिल किया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वादे बीजेपी ने किए, उन पर मतदाताओं ने पूरा भरोसा जताया। उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा करने की गारंटी।
बीजेपी ने इस चुनाव में महतारी वंदन योजना का वादा किया था, जिसके तहत शादीशुदा महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए देने की बात कही गई। इसके अलावा तेंदुपत्ता किसानों के लिए 4,500 रुपए सालाना का बोनस देने का वादा किया। भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए सालाना देने का वादा भी किया गया। युवाओं के लिए 2 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का भी वादा किया गया था। रसोई गैस के सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी का ऐलान हुआ और 18 लाख परिवारों को मकान देने का वादा भी प्रधानमंत्री की गारंटी में शामिल रहा। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच मोदी की गारंटी ने बड़ा असर दिखाया और इसी वजह से पार्टी ने बहुमत हासिल कर कांग्रेस को सत्ता से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी में सबसे अहम भूमिका आदिवासी समुदाय के वोटरों की रही, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में इस समुदाय के मतदाताओं ने कांग्रेस को झोली भर भर कर वोट दिए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगातार चौथी बार सरकार बनाने से रोक पाई थी। लेकिन इस बार आदिवासी समुदाय के वोटों पर बीजेपी की खास नजर थी, इसीलिए तेंदुपत्ता की खेती करने वाले किसानों के लिए बोनस का वादा भी किया गया था। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी आदिवासी समुदाय के मुद्दों को जोर शोर से उठाया था। आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट 5 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में 33 पर आदिवासी समुदाय के मतदाताओं का असर रहता है। ये सीटें कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा और उनके आसपास के जिलों की है। और इन सीटों पर कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह पटकनी दी थी। लेकिन इस बार मोदी का ऐसा जादू चला कि कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कांग्रेस ने आदिवासी प्रभाव वाली 33 विधानसभा सीटों में 28 पर 2018 में कब्जा किया था, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई थी। जबकि इस बार उन 33 सीटों में बीजेपी की 3 सीटों से बढ़कर 20 हो गई, यानी उसे 17 सीटों का फायदा हुआ। जबकि कांग्रेस की सीटें 28 से घटकर 12 पे आ गई, यानी उसे 16 सीटों का नुकसान हुआ। और मोदी की मेहनत के दम पर ही छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बीजेपी अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने में कामयाब रही। बीजेपी को आदिवासी मतदाताओं का साथ तो मिला ही, इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में भी उसने खूब वोट बटोरे। जबकि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में 35 नक्सल प्रभावित इलाकों में आती हैं, जो बलरामपुर, महासमुंद, धमतरी, राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर, सूरजपुर और उनके आसपास के जिलों में मौजूद है। और इन सभी सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों ने हवा का ऐसा रुख बदला कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों की सियासी तस्वीर ही बदल गई। कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल रही। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नक्सल प्रभावित इलाकों से बीजेपी का लगभग सफाया करते हुए 35 में 29 सीटों पर कब्जा कर लिया था, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 5 सीटें ही आई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने इन 35 सीटों में 18 सीटें जीत ली, यानी उसे 13 सीटों का फायदा हुआ, जबकि कांग्रेस को 12 सीटों का नुकसान हुआ और वो 29 से घटकर 17 पर रह गई। और माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस को भ्रष्टाचार का मुद्दा ले डूबा। चुनाव से पहले ही ऑनलाइन गेमिंग ऐप महादेव मामले में नाम उछलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि पर बड़ा दाग लग गया था, क्योंकि उससे पहले तक कांग्रेस भूपेश बघेल की छवि के नाम पर ही अपनी जीत पक्की मान रही थी। तमाम एग्जिट पोल के नतीजे भी यही संकेत दे रहे थे कि भूपेश बघेल अपनी साफ सुथरी छवि को लोगों के बीच भुनाने में कामयाब हो सकते हैं। जबकि चुनाव से पहले ही उनका नाम ऑनलाइन गेमिंग ऐप महादेव के मामले में सामने आया था। इस मामले की जांच कर रही ईडी ने दावा किया था कि महादेव ऐप से जुड़े लोगों ने 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल तक पहुंचाए, जिसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस को घेरा। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले महादेव ऐप मामले ने कांग्रेस की इतनी किरकिरी करा दी कि पार्टी को चुनाव में उसका भारी खमियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि जिस चुनाव को कांग्रेस आसानी से जीतने का दावा कर रही थी, उसमें उसे करारी हार झेलनी पड़ी।
और माना जा रहा है कि महादेव ऐप मामले की तरह ही गोबर घोटाला मामला भी भूपेश बघेल की छवि पर भारी पड़ा। इस योजना का ऐलान छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020 में किया था, लेकिन बीजेपी ने इसमें घोटाले का आरोप लगाते हुए पूरे चुनाव प्रचार में कांग्रेस सरकार को घेर लिया था। बीजेपी ने तो यहां तक आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि छत्तीसगढ़ सरकार का यह घोटाला बिहार में हुए चारा घोटाले से भी बड़ा है। माना जा रहा है कि यह मुद्दा भी इस चुनाव में कांग्रेस के लिए भारी पड़ा, क्योंकि इसमें सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा जा रहा था। भूपेश बघेल की सरकार 2020 में गोधन न्याय योजना लेकर आई थी, जिसके तहत किसानों और गाय पालने वालों से गोबर खरीदकर उससे कई प्रोडक्ट बनाकर सरकार बेच रही थी। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया था कि इसमें 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ। हालांकि कांग्रेस इससे इनकार करती रही, लेकिन जानकारों का मानना है कि गोबर घोटाले के आरोपों ने भूपेश बघेल सरकार की छवि को दागदार कर दिया और ये भी चुनाव के नतीजों पर असर डालने वाला एक बड़ा मुद्दा साबित हुआ। और छत्तीसगढ़ में इस बार के चुनाव में सबसे चौंकाने वाला नतीजा सरगुजा से सामने आया, जहां की अंबिकापुर विधानसभा सीट से राज्य के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव चुनाव हार गए। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए कई बार कांग्रेस का सिरदर्द बढ़ाया था और इस बार भी टीएस सिंहदेव उसी रुख पर कायम थे, क्योंकि 2018 के बाद से ही वो और उनके समर्थकों ने कई बार कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया था। टीएस सिंहदेव 2018 से ही भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाराज थे। उनके समर्थकों के हवाले से तो ये खबर भी सामने आई थी कि राज्य में 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हालांकि चुनाव से करीब 6 महीने पहले कांग्रेस ने उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया था। पार्टी को उम्मीद थी कि इसके बाद वो और उनके समर्थक शांत हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया और हाल ही में टीएस सिंहदेव ने यहां तक कह दिया था कि अगर इस बार उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो आगे चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं, ना मैं लड़ूंगा। लेकिन इस बार के चुनाव में टीएस सिंहदेव को उस सीट से हार का सामना करना पड़ा जहां से वो 3 बार विधायक रह चुके हैं। सरगुजा की अंबिकापुर विधानसभा सीट पर उन्हें बीजेपी के राजेश अग्रवाल ने महज 157 वोट से हरा दिया। और सिर्फ टीएस सिंहदेव नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में इस बार राज्य कैबिनेट के कई मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह रही कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट से जीत हासिल की, लेकिन उन्हें छोड़कर पार्टी के कई बड़े नेता और कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए, जिसमें शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे का नाम भी शामिल है, जिन्होंने बेमेतरा जिले की साजा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उन्हें बीजेपी के ईश्वर साहू ने करीब 7,000 वोटों से मात दी, जबकि कबीरधाम जिले की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल गईं। वहां कवर्धा से भूपेश सरकार में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। बस्तर की चित्रकोट सीट से लड़ने वाले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। हालांकि कांग्रेस के लिए राहत की बात यह रही कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल को करीब 20,000 मतों से हरा दिया। लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हालांकि चुनाव से पहले सियासी जानकार ये अंदाजा लगा रहे थे कि वहां मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है, लेकिन जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए बीजेपी ने एक तरफा बढ़त बना ली और मध्य प्रदेश में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस को सिर छिपाने की जगह तक नहीं मिली। शिवराज सिंह चौहान की टीम ने वहां इतनी ताकत झोंक दी कि बहुमत यानी 116 तो छोड़िए, बल्कि बीजेपी 150 सीटों के आंकड़े को भी पार कर गई। इस प्रचंड जीत से बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता समेत प्रधानमंत्री का सीना भी चौड़ा हो गया। आज ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत हुई है। ये चुनाव इसलिए भी बेहद अहम था क्योंकि इसके बाद बीजेपी को लोकसभा चुनाव का सामना करना है और लोकसभा में बीजेपी को पिछली बार भी मध्य प्रदेश से 28 सीटें हासिल हुई थी, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में शिकस्त मिली थी। इसलिए इस बार यहां केंद्र और राज्य के तमाम नेताओं ने दिन रात एक किए हुए थे, जिसका असर यह हुआ कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को घुटनों पर ला दिया, क्योंकि 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 165 सीटें अपने नाम कर ली और कांग्रेस को सिर्फ 64 सीटों पर समेट कर रख दिया। इसके अलावा एक सीट अन्य के खाते में गई। हालांकि किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बीजेपी इतनी ताकत से वापसी करेगी, लेकिन मोदी मैजिक के आगे कांग्रेस के बड़े चेहरे माने जाने वाले जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को भी करारी हार झेलनी पड़ी। मतलब सिवाय कमलनाथ के बाकी सभी नेताओं ने बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया और मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत की खुशी में खूब जश्न मनाया गया। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पर कार्यकर्ताओं के समर्थकों का हुजूम लग गया।
वहां मौजूद लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस करते नजर आए और इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल दिखीं। वहां मौजूद लोगों ने नाचते गाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पर बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। इस दौरान समर्थकों ने शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी का शानदार स्वागत किया। आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। वहीं भोपाल में बीजेपी दफ्तर के बाहर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। वहां जैसे ही बीजेपी की जीत पर मोहर लगी, कार्यकर्ताओं में खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने जश्न के मौके पर जय श्री राम के नारे लगाए। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्रणाम करता हूँ। इस बीच वहां आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई देते नजर आए। इसके साथ ही दिल्ली में भी बीजेपी कार्यकर्ता झूम उठे और एक दूसरे को लड्डू बांटकर जीत की खुशी जाहिर की। और इन आंकड़ों में सबसे बड़ा उलटफेर ग्वालियर चंबल रीजन में हुआ। वहां 2018 में कांग्रेस ने एक तरफा जीत दर्ज की थी, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद सबको ये उम्मीद थी कि ग्वालियर चंबल में मुकाबला दिलचस्प होगा और हुआ भी वैसा ही। जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर दी थी और नतीजों में यह साबित हो गया कि ग्वालियर चंबल अंचल में एक बार फिर सिंधिया के नाम का डंका बजा, क्योंकि वहां पिछले चुनाव में 10 से भी कम सीटें जीतने वाली बीजेपी ने करीब दुगनी सीटें अपने नाम कर ली। ये वही इलाका है जो पिछली बार बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान और कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ था। सिंधिया के दबदबे वाले इस क्षेत्र में कुल 34 सीटें आती हैं और इनमें 20 सीटें इस बार बीजेपी ने अपनी झोली में डाल ली और उसे 13 सीटों का फायदा हुआ। ये 13 सीटें उसने कांग्रेस से छीन ली और कांग्रेस को इस रीजन में इस बार केवल 14 सीटें मिली। और माना जा रहा है कि इन सीटों पर बीजेपी को ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख का फायदा मिला, जिसका असर ये हुआ कि पिछली बार जिस ग्वालियर चंबल में बीजेपी ने सीटों का सूखा झेला था, वहां इस बार उसने दुगनी ताकत से वापसी कर ली। और माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की इस जीत की सबसे बड़ी वजह सिंधिया फैक्टर रहा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरों में एक। माना जाता है कि सिंधिया की ग्वालियर चंबल रीजन में जबरदस्त पकड़ है और जानकारों का मानना है कि मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी एक बार फिर बीजेपी के हाथ दिलवाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर चंबल रीजन ने अहम भूमिका अदा की और इसके पीछे की वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया को माना जा रहा है, क्योंकि पिछले चुनावों में ग्वालियर चंबल रीजन की 34 सीटों में 26 सीट कांग्रेस ने अपने नाम की थी और इन सीटों पर सिंधिया के करीबी नेताओं ने जीत दर्ज की थी। तब चुनावी जानकारों ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि इस इलाके में लोगों ने उम्मीदवार नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर वोट डाले थे और तब इन सीटों ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में काफी मदद की थी। लेकिन 2023 में यही सिंधिया फैक्टर बीजेपी के काम आया, क्योंकि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे और नतीजों को देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की इस जीत में सिंधिया फैक्टर ने उसकी राह आसान कर दी। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद जानकारों ने यह दावा किया कि कांग्रेस ने सिंधिया को निशाने पर लेने के लिए जो रणनीति इस्तेमाल की वो उसी पर भारी पड़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस 2020 में पार्टी छोड़कर बीजेपी में सिंधिया शामिल हो गए थे और मध्य प्रदेश की सत्ता में मौजूद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। तभी से कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए उन पर तरह तरह के तंज कसते रहे। कदम थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। यहाँ तक कि नतीजों से एक दिन पहले भी दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को 2020 की याद दिलाते हुए ये दावा किया था कि मध्य प्रदेश की जनता उन्हें इसका जवाब देगी। हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा, इसलिए कोई गद्दार नहीं है। हालांकि जानकारों का मानना है कि कांग्रेस का पैंतरा काम नहीं आया, क्योंकि नतीजों में साफ जाहिर हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने से बीजेपी को मध्य प्रदेश में इसका फायदा मिला और विधानसभा चुनाव में जीत पक्की करने के बाद सिंधिया ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने मेरी कद की बात की, उनको कद ग्वालियर चंबल संभाग ने और पूरे मध्य प्रदेश ने दिखा दिया है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जनता के बीच टारगेट बनाने की कोशिश से कांग्रेस को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। और माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत की नींव शिवराज सरकार के 3 फैसलों ने रखी। जानकारों का मानना है कि शिवराज सरकार के इन 3 फैसलों ने चुनाव से पहले संघर्ष कर रही बीजेपी को फिर एक बार मध्य प्रदेश की सत्ता तक पहुंचा दिया।
और वो भी पूर्ण बहुमत से। इसी साल जून में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की और माना जा रहा है कि यही योजना मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई। माना जा रहा है कि इस योजना ने शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को काफी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 10,000 से बढ़ाकर 13,000 कर दिया और कई विभागों के सरकारी कर्मचारियों का वेतन तो दुगना और 3 गुना तक कर दिया और इसका असर करीब 30 लाख कर्मचारियों पर पड़ने की उम्मीद जताई गई। जबकि तीसरे पैंतरे के तहत शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के छात्रों को लैपटॉप और ई-स्कूटर देने का ऐलान भी किया, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 231 करोड़ रुपए का बजट तय किया। मध्य प्रदेश सरकार ने इतने वर्षों में चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें बेहतर काम न किया हो। सियासी जानकारों का मानना है कि शिवराज सरकार की लाडली बहना समेत इन 3 योजनाओं ने जनता के दिमाग में गहरी छाप छोड़ी, जो चुनाव के दौरान वोटों में बदली और बीजेपी ने चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर ली। लेकिन चुनावी जानकार बीजेपी की इस जीत का सबसे बड़ा कारण शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना को मान रहे हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले आई मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना से बीजेपी को बहुत उम्मीदें थी और माना जा रहा है कि लाडली बहना योजना ने ही बीजेपी को ऐसी जोरदार रफ्तार दी कि वो फिर बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर गई, क्योंकि पहले ये मुकाबला 19-20 का माना जा रहा था। लेकिन माना जा रहा है कि लाडली बहना योजना ने एमपी में बीजेपी की वापसी पक्की कर दी। इस योजना का ऐलान शिवराज सिंह चौहान ने इसी साल जून में किया था और जून में ही राज्य की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए आए थे और फिर अक्टूबर में इस योजना में बदलाव कर महिलाओं के खाते में 1,250 रुपए डालने का वादा किया गया। यही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने तो ये भी ऐलान कर दिया था कि वो इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए कर देंगे और अपनी इस योजना के जरिए मध्य प्रदेश की 1,32,00,000 महिलाओं को साधने की कोशिश की गई और महिलाओं के खाते में सरकार ने सीधा पैसे ट्रांसफर कर दिए। साथ ही भविष्य में ज्यादा पैसे ट्रांसफर करने का भी वादा किया। लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, रिजर्वेशन महिलाओं को, बहनों को, ऐसी श्रृंखला थी। उसकी एक अगली कड़ी थी लाडली बहना और अब होगी लखपति बहना। माना जा रहा है कि यही लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई, जिसने चुनाव में उसकी जीत पक्की कर दी। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने इस चुनाव के लिए एक और मास्टर स्ट्रोक चला था। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की फौज उतार दी थी। जानकारों का मानना है कि बीजेपी का यह तीर भी एकदम निशाने पर लगा और इसी दांव ने बीजेपी को आसानी से बहुमत दिला दिया। 2018 के चुनाव में जिन जिन इलाकों में बीजेपी को घाटा हुआ था, वहां से इस बार पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मैदान में उतार दिया। इनमें नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी शामिल है और उनके जरिए ग्वालियर चंबल को साधने की कोशिश की गई। वहीं प्रहलाद सिंह पटेल को महाकौशल में बीजेपी की वापसी कराने की कमान दी गई। माना जाता है कि ऐसा करके बीजेपी उन सीटों पर बढ़त हासिल करना चाहती थी जिनकी वजह से उसे पिछले चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा था और नतीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इसमें कामयाब भी रही, क्योंकि इन सांसदों और मंत्रियों के जरिए बीजेपी ने 79 सीटों पर ताकत झोंकी। ये वो 79 सीटें थीं जहां बीजेपी का 5 साल पहले का अनुभव अच्छा नहीं था। इन 79 सीटों में बीजेपी की सीटें पिछली बार की 35 सीटों से बढ़कर 58 हो गई, यानी उसे 23 सीटों का फायदा हुआ, जबकि कांग्रेस का स्कोर पिछली बार की 43 सीटों से घटकर 21 सीटों पर आ गया। और माना जा रहा है कि इन 23 सीटों ने ही राज्य के नतीजों में बड़ा उलटफेर कर दिया। और इसका सीधा मतलब यह हुआ कि बीजेपी ने अपने 3 केंद्रीय मंत्रियों और 7 सांसदों के दम पर जिन सीटों को अपनी तरफ खींचने की प्लानिंग की थी, उसमें वो पूरी तरह कामयाब रही। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही वहां मुख्यमंत्री पद के लिए रेस भी शुरू हो गई। इस रेस में शिवराज सिंह चौहान सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि वो मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री हैं और पिछले 18 साल से कुर्सी पर काबिज हैं। लेकिन इस बार मुकाबला इतना आसान भी नहीं था, इसलिए शुरुआत से ही ये सुखबुकाहट थी कि शायद इस बार बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न बनाए। माना जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी मध्य प्रदेश में बगैर मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ी, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ने से उसे नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।
ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भी मंडरा रहा था। जानकारों का मानना है कि इसी वजह से बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान या फिर किसी दूसरे नेता पर दांव खेलने की जगह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। हालांकि नतीजों के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दोबारा शिवराज सिंह चौहान को सौंपी जा सकती है। हालांकि अभी तक इस मामले में न तो शिवराज सिंह चौहान ने कोई संकेत दिए और न ही बीजेपी के किसी बड़े नेता ने मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर कोई इशारा किया, क्योंकि यह माना जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नेता दौड़ रहे हैं। मतलब इस बार हालात ऐसे नहीं है कि सरकार का चेहरा सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान को मान लिया जाए और उस पर बगैर किसी चेहरे के मैदान में उतरना इस बात का इशारा भी था कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी आलाकमान ने केंद्र से मंत्रियों और सांसदों को मैदान में उतारकर इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया, क्योंकि बीजेपी ने ग्वालियर चंबल इलाके में नरेंद्र सिंह तोमर को कमान दी, जो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे। इसके अलावा मालवा निमाड़ में बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को उतार दिया। उधर महाकौशल अंचल में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। वहीं इनके अलावा कुल 7 सांसदों ने भी विधानसभा चुनाव में ताल ठोकी। और इस प्रचंड जीत के बावजूद किसी भी नेता ने मुख्यमंत्री पद पर कौन होगा इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। मतलब बीजेपी लगातार इस बात पर सस्पेंस बनाए हुए। इसके अलावा इस रेस में एक बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बताया जा रहा है। उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन माना जाता है कि कांग्रेस में रहते हुए कमलनाथ से उनका मनमुटाव सीएम की कुर्सी के लिए ही हुआ था। इसलिए ये चर्चा भी तेज हो चुकी है कि बीजेपी इन तमाम दिग्गजों को दरकिनार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मध्य प्रदेश की कमान सौंप सकती है। और बीजेपी की प्रचंड आंधी में बड़ी संख्या में वो सीटें भी कांग्रेस के हाथ से फिसल गईं जिन पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का बड़ा असर माना जाता है। कमलनाथ का जिन सीटों पर असर माना जाता है वो मध्य प्रदेश के महाकौशल रीजन में आती है। और कमलनाथ के असर वाली सीटों में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने कमलनाथ के असर वाले महाकौशल की घेरेबंदी में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि कमलनाथ ने भी बीजेपी के चक्रव्यूह को भेदने के लिए हर पैंतरा आजमाया। यहां तक कि उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार तक लगवा दिया। लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की लहर के दम पर बीजेपी ने कमलनाथ के असर वाली सीटों पर कमल खिला दिया। महाकौशल रीजन में कुल 33 सीटें आती हैं, जिनमें बीजेपी ने 18 सीटें जीती, जो 2018 से 10 ज्यादा, जबकि कांग्रेस को यहां 15 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2018 में उसके पास इस रीजन की 24 सीटें थी, यानी उसे एक झटके में 9 सीटों का नुकसान हो गया। हालांकि कमलनाथ अपनी छिंदवाड़ा सीट समेत महाकौशल रीजन में आने वाले छिंदवाड़ा जिले की 7 सीटों में 6 सीटें बचाने में कामयाब रहे, यानी बीजेपी की इस आंधी में भी उन्होंने अपना किला ढहने नहीं दिया। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ही तरह राजस्थान में भी बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। मतलब वहां हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज कायम रहा। बीजेपी की इस बम्पर जीत के बाद पूरे राजस्थान में पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाने में जुट गए, क्योंकि राजस्थान के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का जलवा मोदी मैजिक के सामने फेल हो गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर से जश्न मनाने की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में पार्टी ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता ढोल और नगाड़ों के बीच झूमते नाचते नजर आए। कुछ कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई और केक खिलाकर जीत का जश्न मनाते दिखे। इस दौरान हर तरफ बीजेपी के झंडे लहराते दिखाई दिए। कुछ कार्यकर्ता गले में बीजेपी का पटका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर थिरकते दिखे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता है। जय मोदी, हर हर मोदी। राजस्थान में इस बम्पर जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसे प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा बताया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। इस प्रचंड जीत के जश्न में सिर्फ जयपुर ही नहीं, बल्कि राज्य के दूसरे शहरों में भी बीजेपी के कार्यकर्ता डूबे नजर आए। सड़कों पर बीजेपी के लोग पार्टी का झंडा लहराने के साथ आतिशबाजी कर जीत की दिवाली मनाते दिखे।
राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज रहा है, जो इस बार भी नहीं बदला। और राजस्थान में कांग्रेस की इस करारी हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह सचिन पायलट फैक्टर को माना जा रहा है। मतलब ये कि सचिन पायलट का जिन सीटों पर असर था, वहां पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। असल में पूर्वी राजस्थान की 42 सीटों पर पायलट की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के इस इलाके में गुर्जर समुदाय का दबदबा है। खासकर अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, धौलपुर, कोटा और सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में 42 सीटें ऐसी हैं जहां गुर्जर समुदाय के मतदाता हार और जीत का फैसला करने की ताकत रखते हैं। सचिन पायलट खुद गुर्जर समुदाय से आते हैं। मतलब राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में 42 सीट पर सचिन पायलट का जादू सिर चढ़कर बोलता है। माना जाता है कि इसी वजह से 2018 के चुनाव में कांग्रेस को गुर्जर समुदाय ने एक तरफा वोट दिया था। वो चुनाव सचिन पायलट की ही अगुवाई में लड़ा गया था। 2018 में कांग्रेस ने इन 42 में 27 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार के नतीजों से इशारा मिलता है कि गुर्जर समुदाय के लोगों ने कांग्रेस का हाथ झटक दिया, क्योंकि इस बार बीजेपी ने इन 42 में 24 सीटें जीत ली और बीजेपी को 20 सीटों का पिछली बार के मुकाबले फायदा हुआ। कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें मिली। मतलब इस बार कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले 11 सीटों का नुकसान हुआ, जो कांग्रेस की इस हार की बड़ी वजहों में एक है। चुनाव विशेषज्ञों के मुताबिक सचिन पायलट की उपेक्षा की वजह से इस बार गुर्जर समुदाय के वोटरों का कांग्रेस से मोहभंग हो गया, जिसकी वजह से राजस्थान में कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी बहुमत के आंकड़े के पास नहीं पहुंच पाई। मतलब सचिन पायलट की उपेक्षा कांग्रेस को इन चुनावों में भारी पड़ गई। माना जा रहा है कि गहलोत के सामने पायलट के कद को छोटा करके दिखाना गुर्जर समुदाय के उनके समर्थकों को खटक गया। चुनावों के पहले भी गुर्जर समुदाय अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर चुका था और कई मौकों पर तो सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग भी खुलकर सामने आई थी। लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस वक्त रहते खतरे की इस घंटी को नहीं भांप पाई, जिसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। क्योंकि राजस्थान में 24 ऐसी सीटें हैं जहां गुर्जर समुदाय के वोट निर्णायक भूमिका में। पिछली बार कांग्रेस ने इन 24 में 17 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 4 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी ने इनमें आधी से ज्यादा सीटें यानी 16 सीटें जीत ली और उसे 12 सीटों का फायदा हुआ, जबकि 11 सीटों के नुकसान के साथ कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 सीटें ही हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस को गुर्जर समुदाय का 2018 जैसा साथ नहीं मिला और इसी वजह से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। मतलब चुनाव से पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत का हाथ मिलाना काम नहीं आया। हालांकि टीम पायलट इस चुनाव में अपनी आधी सीटें बचाने में कामयाब हो गई। यानी प्रधानमंत्री मोदी की लहर और जनता के आक्रोश के बाद भी इस चुनाव में टीम पायलट अपनी साख बचाने में सफल हो गई। इस चुनाव में सचिन पायलट ने अपने 30 करीबियों को पार्टी से टिकट दिलवाकर चुनावी मैदान में उतारा था। पायलट के धड़े के इन्हीं 30 लोगों को टीम पायलट भी कहा जा रहा था। इनमें 15 सीट मतलब आधी सीटों पर टीम पायलट के उम्मीदवार जीत हासिल करने में कामयाब हो गए, जबकि पिछली बार कांग्रेस को इन 30 में 18 सीटें मिली थी। यानी टीम पायलट को 3 सीट का नुकसान हुआ, जबकि बीजेपी ने 14 सीट पर कमल खिलाया और उसे 3 सीटों का फायदा हुआ। इन आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि टीम पायलट ने इस चुनाव में अपना काम पूरा किया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना जादू दिखाने में नाकाम साबित हो गए। और राजस्थान में कांग्रेस की हार और बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान को ही बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि इन दोनों नेताओं के बीच 2018 से ही पार्टी और राज्य में दबदबे की लड़ाई चल रही है। और ये तब शुरू हुआ था जब 2018 में राजस्थान चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के सामने मुख्यमंत्री बनाने का सवाल खड़ा हुआ था। एक तरफ युवा चेहरा और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, तो दूसरी ओर सरकार चला चुके अनुभवी नेता अशोक गहलोत। और माना जाता है कि यहीं से दोनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जबरदस्त खींचतान शुरू हुई। हालांकि इस झगड़े में अशोक गहलोत ने बाजी मार ली थी और कांग्रेस आलाकमान ने राज्य की बागडोर अशोक गहलोत को सौंप दी थी, जबकि पायलट को डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा था। लेकिन सरकार बनने के 19 महीने बाद पहली बार पायलट और गहलोत एक दूसरे के आमने सामने आ गए। विवाद की शुरुआत तब हुई जब जुलाई 2020 में पायलट गुट के 19 विधायक दिल्ली आ गए और उन्होंने गहलोत सरकार गिराने के संकेत दे दिए, जिससे नाराज कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया था। पायलट का समर्थन करने वाले मंत्रियों से भी उनके मंत्रालय छीन लिए गए थे। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओं के झगड़े का मुद्दा उठाया। ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उस
के बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। कांग्रेस की इस कलह का असर चुनाव के नतीजों पर साफ दिखा। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा खलनायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को माना जा रहा है, जबकि उनका दावा था कि इस बार प्रदेश में रिवाज बदलने जा रहा है। लेकिन राज्य की जनता ने उनके इस दावे की हवा निकाल दी। कांग्रेस की इस करारी हार में सबसे बड़ी भूमिका निभाई रहस्यमयी लाल डायरी ने। और ये रहस्यमयी लाल डायरी किसी और ने नहीं बल्कि गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में लहराई थी। गुढ़ा का दावा है कि लाल डायरी में अशोक गहलोत सरकार के कई रहस्य छिपे हुए हैं। चुनाव से ठीक पहले इस डायरी के कुछ पन्ने भी बाहर आने का दावा किया गया। उसमें गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के हवाले से यह दावा किया गया था कि राजस्थान में कांग्रेस बुरी तरह हार जाएगी और इसके जिम्मेदार उनके पिता अशोक गहलोत होंगे। इसी तरह से लाल डायरी के कुछ और पन्ने भी सामने आए जिनमें गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए गए। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने इस लाल डायरी को मुद्दा बनाकर गहलोत सरकार पर जोरदार हमले किए थे। लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। हालांकि अशोक गहलोत ने यह दावा किया कि लाल डायरी जैसा कुछ है ही नहीं, लेकिन चुनाव के जानकार मानते हैं कि राजेंद्र गुढ़ा की इस लाल डायरी ने राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार की छवि पर तगड़ा प्रहार कर दिया। लेकिन सिर्फ लाल डायरी ही की कांग्रेस इस बार बड़ी हार की वजह नहीं बनी, बल्कि चुनावों के दौरान राजस्थान की कानून व्यवस्था का मुद्दा भी अहम रहा। इस चुनाव में पिछले साल हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के मुद्दे को बीजेपी ने जोर शोर से उठाया और यह साबित करने की कोशिश की कि अशोक गहलोत की सरकार हत्या के आरोपियों के साथ खड़ी है। खुद प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए गहलोत सरकार पर निशाना साधा था। ऐसी जघन्य वारदात उदयपुर में इसलिए हुई क्योंकि यहाँ आतंकियों के साथ सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस की सरकार है। पिछले साल उदयपुर में कन्हैयालाल की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड ने राजस्थान के साथ पूरे देश को दहला दिया था। उस वक्त भी कानून व्यवस्था के सवाल पर गहलोत सरकार बुरी तरह घिर गई थी। हालांकि सिर्फ कन्हैयालाल हत्याकांड ही नहीं बल्कि बीजेपी ने अपनी रैलियों में महिलाओं पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाकर चुनाव की हवा ही बदल दी। इसी साल अगस्त में राजस्थान के आदिवासी बहुल प्रतापगढ़ जिले में एक महिला को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने के मुद्दे को बीजेपी ने जोर शोर से उठाया। इसी तरह राजस्थान के भीलवाड़ा में 14 साल की नाबालिग को भट्टी में जलाने के मुद्दे पर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि गहलोत सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध रोकने में बुरी तरह नाकाम रही। इन मुद्दों को उठाकर बीजेपी ने वोटरों के बीच में राजस्थान सरकार की छवि महिला विरोधी बनाने की कोशिश की। और इसी तरह चुनाव से ठीक पहले लाई गई अशोक गहलोत की लोक लुभावनी योजनाएं भी जनता का मन नहीं बदल सकी। हालांकि इन योजनाओं के दम पर गहलोत ने राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने के रिवाज को बदलने का दावा किया था। लेकिन चुनाव के इस नतीजे को देखकर यह साफ हो चुका है कि अशोक गहलोत का ये पैंतरा भी काम नहीं आया। मतलब चुनाव में गहलोत की जादूगरी भी नहीं चली। जबकि चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने राज्य के लोगों के लिए योजनाओं की झड़ी लगा दी थी। किसानों की कर्ज माफी का वादा करने से लेकर आरक्षण पॉलिटिक्स पर भी कांग्रेस ने दांव खेला था। इसके अलावा 1.25 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा हुई। सरकार का दावा है कि 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए भी गए, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसी महिलाओं की रही जिनके हाथ में स्मार्टफोन आने से पहले ही आचार संहिता लागू हो गई। मतलब कागजों में जो योजना गेम चेंजर दिख रही थी वो जमीन पर उतर ही नहीं पाई। यही हाल बेरोजगारी भत्ता स्कीम और दूसरी योजनाओं का भी हुआ। इसी वजह से चुनाव के जानकार बताते हैं कि गहलोत ने योजनाएं तो खूब बनाई, लेकिन उनको लागू करने में लापरवाही बरती गई। मतलब आधे अधूरे और अनमने ढंग से शुरू की गई योजनाओं ने गहलोत सरकार को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा दिया। मतलब राजस्थान की जनता ने एक बार फिर ब्रांड मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अपना भरोसा जताया। राजस्थान चुनाव में इस बार बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था और बीजेपी ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम और चेहरे पर चुनाव लड़ा। और राजस्थान में इस बम्पर जीत के बाद यह साबित हो गया कि प्रधानमंत्री के चेहरे के आगे कोई नेता आसपास भी नहीं। मतलब राजस्थान में मोदी मैजिक के आगे अशोक गहलोत का जादू चला ही नहीं। चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि आम लोगों का भरोसा मोदी पर कायम है। इसी का नतीजा है कि राजस्थान में कांग्रेस के लोक लुभावने वादों और तमाम घोषणाओं के बावजूद
राज्य में बीजेपी ने एकतरफा जीत हासिल की। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 14 रैलियों और 2 रोड शो के जरिए 200 में 102 सीटों पर प्रचार किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। इसके अलावा चुनावी सभाओं को संबोधित करने के साथ ही उन्होंने चिट्ठी लिखकर जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की थी। सियासी जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री की इस अपील का राजस्थान के लोगों पर अच्छा खासा असर पड़ा और राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस के कई बड़े नेता अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। इस चुनाव में गहलोत सरकार के 13 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा और उन मंत्रियों में सबसे बड़ा नाम प्रताप सिंह खाचरियावास का है, जो गहलोत सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे और जयपुर की सिविल लाइंस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे, लेकिन उन्हें बीजेपी के गोपाल शर्मा ने करारी शिकस्त दी। इसी तरह नाथद्वारा से कांग्रेस नेता और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी अपनी सीट नहीं बचा सके। पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले और गहलोत सरकार में मंत्री रहे रघु शर्मा भी अजमेर की केकड़ी सीट से हार गए। इनके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्री और सिकराय से कांग्रेस प्रत्याशी ममता भूपेश और बीकानेर पश्चिम सीट से बीडी कल्ला को हार का सामना करना पड़ा। गहलोत सरकार में चिकित्सा मंत्री और लालसोट सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रसादी लाल मीणा भी मोदी की सुनामी के आगे ठहर नहीं सके। हालांकि सरदारपुरा सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और टोंक से कांग्रेस नेता सचिन पायलट चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लेकिन अशोक गहलोत के लिए ये नतीजे इसलिए भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं क्योंकि ऐसी सीटों पर भी कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा जिन पर अशोक गहलोत का तगड़ा असर माना जाता है। यानी माना यह जाता है कि राजस्थान की इन सीटों पर मतदाता अशोक गहलोत के चेहरे पर ही वोट डालते हैं, लेकिन इस बार अशोक गहलोत के असर वाली सीटों पर उनका जादू नहीं दिखा। बीजेपी ने उनके असर वाली सीटों पर भी सेंध लगा दी। राजस्थान में 199 में कुल 51 सीटें ऐसी हैं जिन पर अशोक गहलोत का बड़ा असर बताया जाता है। इन 51 सीटों में 32 पर बीजेपी ने जीत का परचम फहरा दिया। ये सीटें पिछली बार से 12 ज्यादा हैं, जबकि कांग्रेस इन 51 सीटों में 10 सीटों का नुकसान सहते हुए महज 16 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। इसी वजह से माना जा रहा है कि अशोक गहलोत अपने गढ़ को भी नहीं बचा सके। हालांकि उन्होंने अपनी सरदारपुरा सीट पर 26,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर ली। अशोक गहलोत इस सीट से पिछले 25 साल से चुनाव जीतते आ रहे हैं। और बीजेपी की जीत में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी अहम भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि राजस्थान में उन सीटों पर सबकी नजर थी जिन पर वसुंधरा राजे का असर माना जाता है। क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे वहां बीजेपी के बड़े चेहरों में एक है। उनकी अपनी सीट झालरापाटन पर तो उनका ऐसा प्रभाव है कि उन्होंने वहां से लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की, वो भी 26,000 से ज्यादा वोटों से। लेकिन सिर्फ झालरापाटन ही नहीं बल्कि कई दूसरी सीटें भी हैं जिन पर वसुंधरा राजे का असर माना जाता है। राजस्थान में 199 में 42 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जिन पर वसुंधरा राजे का दबदबा माना जाता है। इन 42 सीटों में बीजेपी को 22 सीटें मिली, जो पिछली बार से भी 3 सीट ज्यादा है, जबकि कांग्रेस को वसुंधरा के असर वाली सीटों पर इस बार तगड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे 6 सीटों के नुकसान के साथ 15 सीटें ही मिली। यानी वसुंधरा के सियासी कद ने राजस्थान की 42 सीटों का गणित बीजेपी के पक्ष में करने में बड़ी भूमिका निभाई। और इसी वजह से राजस्थान में बीजेपी के सीएम फेस के लिए सबसे मजबूत चेहरा वसुंधरा राजे का माना जा रहा है। 5 साल पहले भी वो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही और इन चुनावों में भी उनका बड़ा असर देखने को मिला, जिसके बाद एक बार फिर ये चर्चा तेज हो गई कि वसुंधरा राजे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी का एक बड़ा चेहरा होने के बाद भी इस बार का चुनाव उनके नाम पर नहीं लड़ा गया, यानी बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना ही चुनाव लड़ा। लेकिन कहा जा रहा है कि वसुंधरा ने अपने समर्थकों को चुनाव जितवाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनके असर वाली 42 सीटों पर भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और इसीलिए माना जा रहा है कि सीएम पद के लिए उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई। 5 बार विधायक और 5 बार लोकसभा सांसद रही वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की गद्दी संभाल चुकी हैं। साल 2003 में उनके नेतृत्व में 120 सीटें आई थी, तो साल 2013 में उन्होंने 163 सीटों के साथ बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई थी। माना जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद वो तीसरी बार राजस्थान की सत्ता संभाल सकती हैं। लेकिन राजस्थान में बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जिन बड़े नेताओं का नाम सामने आया, उनमें एक नाम ऐसा भी आया जिसने सबको चौंका दिया। राजस्थान के अलवर से सांसद महंत बालक नाथ को सीएम पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने राजस्थान में वही प्रयोग किया है जो उसने यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में किया था। यूपी की तरह ही बीजेपी ने राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की,
यूपी में 2017 में बीजेपी ने कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता और सांसद योगी आदित्यनाथ के हाथ में राज्य की कमान सौंपी, तो राजस्थान में महंत बालकनाथ को कुर्सी दिए जाने की अटकलें। अलवर सीट से सांसद बालकनाथ को बीजेपी ने तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा। महंत बालकनाथ के चुने जाने की कई वजह बताई जा रही हैं। ओबीसी समुदाय से आने वाले महंत बालकनाथ पर दांव लगाने का फायदा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है। दूसरा ये कि उनके चेहरे का असर पड़ोसी राज्य हरियाणा में अगले साल होने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि महंत बालकनाथ का संबंध हरियाणा के रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ से, इसलिए हरियाणा में भी उनकी तगड़ी पकड़ मानी जाती है। और सिर्फ महंत बालकनाथ ही नहीं, राजस्थान में बीजेपी के सीएम चेहरे के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी सामने आ रहा है। अर्जुन राम मेघवाल देश के कानून मंत्री हैं और बीकानेर से सांसद हैं। और उनकी बेदाग छवि और राजस्थान में लोगों के बीच अच्छी पकड़ की वजह से उन्हें सीएम पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री का अहम पद दिया गया, लेकिन अब माना जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान में उनकी ताजपोशी कर सकती है। उनके गृह जिले में तो ऐसी चर्चाएं तेज भी हो गई। इसकी एक बड़ी वजह बीकानेर में पार्टी का प्रदर्शन भी है। बीकानेर की 7 सीटों में इस बार बीजेपी ने 6 सीटों पर कब्जा जमा लिया, जबकि बीकानेर जिले में 2 सीटों के नुकसान के साथ कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। यानी अर्जुन राम मेघवाल का प्रदर्शन पिछली बार से भी बेहतर रहा। दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि वो दलित समुदाय से हैं। राजस्थान में करीब 18% लोग दलित समुदाय से आते हैं। इसका मतलब कि अगर राजस्थान की कुर्सी किसी दलित के हाथों में जाती है तो 2024 में बीजेपी को दलित समुदाय का साथ मिल सकता है। और गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में सामने आ रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं और जोधपुर लोकसभा से सांसद, और छात्र जीवन से ही बीजेपी से जुड़े हैं। राजस्थान में बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बड़े नेता रहे गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में अशोक गहलोत के परस्पर विरोधी रहे। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को 2019 में उन्होंने 2.5 लाख वोटों के अंतर से हराया था। इस बार भी गहलोत के असर वाली सीटों पर कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत की भूमिका अहम मानी जा रही है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनावी नतीजों के फौरन बाद हाईकमान ने दिल्ली बुला लिया। और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हार ने 2024 में बीजेपी को चुनौती देने के लिए बने विपक्षी गठबंधन की राह भी मुश्किल कर दी, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, जो खुद को विपक्षी गठबंधन के अगुवा के तौर पर मान रही है। भले ही विपक्षी गठबंधन के सरदार नीतीश कुमार हों, लेकिन विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है, जिसके नेता राहुल गांधी हैं। 5 राज्यों के चुनाव से पहले भी 26 दलों के इस गठबंधन में कांग्रेस के प्रति विरोधी सुर उठे थे, क्योंकि टीएमसी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने लोकसभा चुनावों के सीट बंटवारे पर बातचीत की पहल की थी। लेकिन कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के नतीजे आने तक इसे रोके रखा। माना जा रहा है कि कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, जिसके बाद उसे सीट बंटवारे में ज्यादा सौदेबाजी की ताकत मिल जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से मध्य प्रदेश चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सिर फुटबल भी हो गए। अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं, और उसको बीजेपी से भी सीखना चाहिए। मतलब यह कि बीजेपी के खिलाफ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एकजुट हुआ विपक्ष इन चुनावों के नतीजों के कारण बिखरने की नौबत आ सकती है। यानी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने जो दांव चला वो उल्टा पड़ गया। चुनाव में तो हार मिली ही, 2024 के लिए बनाया कुनबा भी टूटने का खतरा बन गया। उधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को मिली हार के जख्मों पर तेलंगाना में मिली बड़ी जीत ने थोड़ा मरहम जरूर लगाया। वहां कांग्रेस ने 10 साल से सत्ता में बैठे के चंद्रशेखर राव को हराकर बंपर जीत हासिल की और पहली बार तेलंगाना में सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया। तेलंगाना की 119 में 66 सीटें जीतकर कांग्रेस ने इतिहास रच दिया। उसे पिछली बार के मुकाबले 47 सीटों का फायदा हुआ। 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद वहां 2 चुनाव हो चुके थे और दोनों में के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को जीत मिली थी। लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी पलट दी और जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद पाले केसीआर के रथ को रोक दिया। कांग्रेस पार्टी मुंदुंटुंदी अनि मानव हक्कुలను పునరుద్ధరించి तेलंगाना में कांग्रेस की इस बम्पर जीत को किसी जादू से कम नहीं माना जा रहा।
कर्नाटक के बाद दक्षिण में तेलंगाना की जीत को कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह माना जा रहा है। खासतौर पर यह जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को बीजेपी ने पटकनी दे दी। तेलंगाना की बम्पर जीत ने कांग्रेस के घाव पर कुछ हद तक मरहम लगाने का काम किया, लेकिन चुनाव विश्लेषकों का मानना यह भी है कि तेलंगाना फतेह से पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस बढ़त ले सकती है। यानी तेलंगाना की जीत दक्षिण में कांग्रेस के लिए किसी बूस्टर डोज की तरह काम कर सकती है और इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस ने केवल जीत ही नहीं दर्ज की, वहां की सबसे बड़ी पार्टी बीआरएस का सफाया कर दिया, जिसके बाद तेलंगाना में कांग्रेस दफ्तर और प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के घर के बाहर जुटे कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी के पोस्टरों को दूध से नहला दिया। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता झूमते, नाचते और नारेबाजी करते और ढोल बजाते दिखाई दिए। इस दौरान किसी के हाथ में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पोस्टर नजर आया तो कोई कांग्रेस का झंडा लहराता दिखा। चुनाव के फाइनल नतीजे आने से पहले ही तेलंगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केसीआर को हराने और सत्ता में आने का जश्न मनाना शुरू कर दिया। हम बहुत खुशी में आज के दिन में। तेलंगाना में पार्टी दफ्तर पर जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष और इस बड़ी जीत के हीरो रेवंत रेड्डी पहुंचे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश दुगना हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्यकर्ताओं ने रेवंत रेड्डी के समर्थन में सीएम के नारे लगाए। इस दौरान वो मुस्कुराते हुए कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते दिखे। कांग्रेस की जीत के बाद रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। लेकिन तेलंगाना में केसीआर की लोकप्रियता और बीआरएस की पकड़ को पछाड़कर सत्ता हासिल करना कांग्रेस के लिए आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आपसी कलह और फूट की वजह से कांग्रेस वहां तकरीबन खत्म हो चुकी थी। क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य की 119 सीटों में सिर्फ 19 पर सिमट गई थी, लेकिन राज्य में कांग्रेस के वजूद पर सवाल तब उठने लगे जब जीते हुए 19 में 12 विधायकों ने बीआरएस का दामन थाम लिया था। विधानसभा में कांग्रेस के पास सिर्फ 7 विधायक बच गए थे। पार्टी में अंदरूनी कलह और फूट चरम पर थी। चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि 2018 की हार ने तेलंगाना में कांग्रेस को पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। कांग्रेस की स्थानीय इकाइयां तकरीबन खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर संगठन में बड़े बदलाव किए और पार्टी की अंदरूनी कलह और फूट को खत्म करने की कोशिश की गई। नतीजा ये रहा कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले कांग्रेस ने केसीआर की पार्टी बीआरएस को बड़ा झटका दे दिया। बीआरएस के 35 नेता एक साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिनमें पूर्व मंत्री, सांसद और कई विधायक शामिल थे। और इसके बाद तेलंगाना की सियासत में तेजी से बदलते समीकरण को साधकर कांग्रेस ने वो कर दिखाया जिसके लिए वो बीते 10 साल से संघर्ष कर रही थी। कांग्रेस के मुताबिक 2023 के चुनाव में जीत हासिल करके उसने केसीआर के 20 साल पुराने धोखे का जवाब दिया, क्योंकि कांग्रेस लगातार यह आरोप लगाती रही है कि केसीआर ने तेलंगाना के गठन के बाद उसे धोखा दिया था। कांग्रेस ने 20 साल पुराने धोखे के मुद्दे को इस बार के चुनावों में भी जोर शोर से उठाया था। कांग्रेस का आरोप है कि 2014 में राज्य के गठन के बाद कुर्सी की लालच में केसीआर ने अपनी राहें अलग कर ली थी। केसीआर ने 2001 में टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई थी और अलग राज्य की मांग को लेकर राजनीतिक आंदोलन शुरू किया था। लंबे आंदोलन के बाद 3 अक्टूबर 2013 को केंद्र की कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना राज्य के गठन पर मोहर लगा दी थी। कांग्रेस के मुताबिक उस वक्त तय हुआ था कि दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी और सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केसीआर ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि नए राज्य के गठन का फायदा उसे जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और केसीआर को बम्पर जीत मिल गई थी। लेकिन जो कामयाबी बीते 10 साल में कांग्रेस को नहीं मिली थी, वो इस बार कांग्रेस ने हासिल कर ली। चुनाव विश्लेषक तेलंगाना में कांग्रेस की बम्पर जीत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी अहम योगदान मान रहे हैं। चुनाव विश्लेषकों के मुताबिक पिछले साल राहुल गांधी की यात्रा ने तेलंगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी थी और उनकी यात्रा का असर इस बार के चुनाव नतीजों में साफ देखा जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा से तेलंगाना में न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हुए, बल्कि हार से हताश हो चुकी पार्टी में जान आ गई और 2018 की हार को भुलाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए जी जान से जुट गए। राहुल गांधी ने तेलंगाना में 12 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा की थी।
23 अक्टूबर 2022 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के बाद अपनी यात्रा को तेलंगाना में शुरू किया था और वो 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों से होते हुए 375 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 3 दिसंबर को महाराष्ट्र पहुंचे थे। 12 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तेलंगाना की नब्ज पकड़ने और अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी और विधानसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि वो इसमें कामयाब रहे। और चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि तेलंगाना में केसीआर की हार की सबसे बड़ी वजह वो खुद ही है। कहा जाता था कि तेलंगाना में केसीआर का सूरज शायद ही कभी डूबे, लेकिन चुनाव विश्लेषकों के मुताबिक भ्रष्टाचार के आरोप, अहंकार और परिवारवाद के आरोप केसीआर की कुर्सी के लिए काल बन गए और कांग्रेस ने इन्हीं मुद्दों को हथियार बनाकर चुनाव में कमाल कर दिया। तेलंगाना में केसीआर की हार के पीछे चुनाव विश्लेषक 3 बड़ी वजह बता रहे हैं। पहली बड़ी वजह भ्रष्टाचार के आरोप। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी ने केसीआर के खिलाफ कालेश्वरम परियोजना में घोटाले का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। इसके अलावा दिल्ली के शराब घोटाले में केसीआर की बेटी के कविता का नाम सामने आने के बाद विरोधी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाया। चुनाव विश्लेषक केसीआर की हार की दूसरी बड़ी वजह परिवारवाद को बता रहे हैं। तेलंगाना की राजनीति में केसीआर परिवार के कई सदस्य दबदबा रखते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केसीआर ने अपनी बेटी, बेटे, भतीजे, बहन के बेटे और पत्नी की बहन के बेटे तक को मलाईदार विभाग सौंप रखे हैं। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगाया था कि केसीआर के परिवार के 4 लोग तेलंगाना के 60% बजट पर नियंत्रण रखते हैं। तेलंगाना में केसीआर के अहंकार और सत्ता विरोधी लहर को चुनाव विश्लेषक उनकी हार की तीसरी बड़ी वजह मान रहे हैं। और तेलंगाना में केसीआर की सियासी जमीन को हिलाने वाले रेवंत रेड्डी का नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी कांग्रेस का वो चेहरा है जिन्होंने बहुत कम वक्त में कांग्रेस को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया और वहां के चंद्रशेखर राव की 10 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका। कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद रेवंत रेड्डी के घर के बाहर हजारों कार्यकर्ता जुट गए और उनके समर्थन में नारेबाजी करने लगे। रेवंत रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस ने बीआरएस को तेलंगाना की सियासत में जोरदार झटका दे दिया और इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का नाम राज्य के अगले मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। लेकिन रेवंत रेड्डी के लिए तेलंगाना में कांग्रेस को रेस में लाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उनके कांग्रेस में शामिल होने और प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह शुरू हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि वो टीडीपी पार्टी से कांग्रेस में आए थे, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें बाहरी कहना शुरू कर दिया था।